यार जब से जेईई मेंस 2025 की डेट्स आई हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन आखिरी के दिनों में क्या करना चाहिए। वैसे तो हम रेगुलरली लाइव स्ट्रीम्स करते ही हैं तुम लोगों को गाइड करने के लिए, और तुम्हें वो लाइव स्ट्रीम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं। जैसे अपनी पिछली लाइव स्ट्रीम को 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा था, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि एक डेडिकेटेड वीडियो जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए मैं लेके आऊँ। तो इसीलिए आज मैं ये स्ट्रेटजी वीडियो कह लो, रोड मैप वीडियो कह लो, ये तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। और आज तुम्हें गाइड करने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, दिशांक जिनकी ऑल इंडिया रैंक 12 थी और जज से जिनकी ऑल इंडिया रैंक 24 थी। तो आज की वीडियो से तुम्हें जानने मिलेगा कि टॉप रैंकर्स कैसे सोचते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, और तुम एक सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को चैनलाइज कर पाओगे। तो देखो भाई साहब, लास्ट का टाइम आ चुका है, तो ये टाइम है जिसमें आपको अपने मैक्सिमम एफर्ट्स देने हैं। यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। और अगर आपको अभी तक आपका कम कॉन्फिडेंस है, आपका थोड़ा कम सिलेबस हुआ है, अभी भी आप अपने जो एफर्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करके अपनी रैंक को और बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अभी आप जेईई जो कर रहे हो, जिसमें जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे तो आप वही बातें याद करोगे आप जेईई में कितना पढ़ रहे थे, आपने जो एफर्ट्स दिए वो वर्थ इट लगेंगे। तो इसी नोट पे इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस कवरेज पे। तो जिन बच्चों का भी लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या थोड़ा सा ही सिलेबस रह गया, उनको क्या करना चाहिए? जिनका थोड़ा सा ही सिलेबस बचा है, उनको वो थोड़ा जो सिलेबस बचा है वो तो कंटिन्यू रखना ही है। उनके साथ साथ उनको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सारे देने हैं। मोस्टली मतलब मिनिमम 15 to 20 प्रीवियस ईयर पेपर दे दो, सो यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, लाइक हाउ द सिलेबस इज, व्हाट आर द मोस्ट कवर्ड टॉपिक्स, व्हाट दे आस्क इन द पेपर, दैट ऑल। और जिन लोगों का भी काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है, अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो उनको कैसे करना चाहिए? सो लाइक अगर आपका जो आप जैसे आप अगर 11th-12th का पढ़ रहे हो, पर आपका जो जेईई के जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं वो आपने अभी अच्छे से कवर नहीं किए, अराउंड अपनी 10 to 20% सिलेबस कवर किया है, तो आप पहले जो आपके जेईई मेन के जो मेन स्कोरिंग टॉपिक्स है, जैसे जो सिर्फ और एंड मेनली जो सिर्फ जेईई मेंस में आते हैं, लाइक फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स एंड लाइक मॉडर्न फिजिक्स, जिनका काफी हाई वेटेज होता है, उनको आप पहले कवर कीजिए अच्छे से, क्योंकि वही आपके रैंक डिसाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। और पहले आप ग्रेजुअली फिर आप रिलेटिवली कम वेटेज वाले टॉपिक्स में जाइए, और आप साइमल्टेनियसली आप जैसे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, बट आपका अगर जो सिलेबस है वो काफी बचा है तो आप अपनी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम करिए। लाइक अभी के जैसे अभी 3 महीने बचे हैं, तो नवंबर दिसंबर में आप हफ्ते में एक पेपर तो दीजिए जेईई मेन का, अपने लास्ट ईयर में भी काफी आपको पेपर्स मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, मॉक पेपर्स। सो आप उनको दीजिए अच्छे से और उनको एनालाइज करिए, और आपका एक भी क्वेश्चन उसमें छूटना नहीं चाहिए। और जब आप एनालाइज करें क्वेश्चन जो आपके नहीं बन रहे, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट आप अपने नोट्स में तभी सर्च करिए और उनको स्ट्रॉन्ग करिए। और आप ग्रेजुअली आप अपना जितना सिलेबस कवर कर सकते हैं जनवरी तक, और जितने पेपर दे सकते हैं उतना बेटर। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी से आपको वो वाले चैप्टर्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है तो आपको वो वाले चैप्टर्स भी आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए कि जो चैप्टर्स आपको ऑल टुगेदर छोड़ने ही है। लाइक जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं या फिर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपसे नहीं हो पाएगा और उनका वेटेज भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो चैप्टर्स आप ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं, और उनको छोड़ करके बाकी जो चैप्टर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देके उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब मॉक टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। कि देखिए, टेस्ट के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपके पहले इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने, तो आप डीमोटिवेट ना हो, वो नंबर्स इंक्रीज होंगे। आपको बस क्या आप गलत कर रहे हो, आपके क्या एरर्स है उस पर ध्यान देना है। आप बेसिक से एकदम चालू करो, जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, और उस पर बिल्डअप करो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट में कभी भी सडन जंप नहीं आएगा कि आप सोचो कि आपने 2-3 चैप्टर और कवर कर लिए, थोड़ी मेहनत कर ली, अब मैं टेस्ट दूंगा तो अब मेरा सडन जंप आ जाएंगे मार्क्स में। सडन जंप कभी भी नहीं आएगा। जो भी मार्क्स में इंक्रीमेंट आएगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल इंक्रीमेंट आता है। तो अब हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाए अटेम्प्टिंग के लिए। सो आपको एक अपने अकॉर्डिंग एक ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पहले कौन सा अटेम्प्ट करेंगे। जो आपको मॉक पेपर अटेम्प्ट जब करेंगे उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें आपका आउटपुट ऑप्टिमाइज हो रहा है। सो मेरा जो स्ट्रेटजी था, मैं पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लेता था कि लाइक 40 to 40 मिनट्स में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मैं कर पाऊँ केमिस्ट्री के वो करता था। देन फिर मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो मैथ्स पहले मैं कर लेता था, देन फिजिक्स। सो केमिस्ट्री में इस वजह से करता था क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं कि वो काफी मतलब जल्दी बन जाते हैं अगर होना होता है, तो अगर नहीं आता है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सो और उससे अगर आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है, तो फिर आप जो टफ क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपको एक बार पहले आप सारे क्वेश्चन देख लें, 2 घंटे में आपको ऐसा होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 75 क्वेश्चन विजिट कर लें कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, कि आपको आइडिया हो कि मैं ये वाले क्वेश्चन कर सकता हूँ बचे हुए टाइम में। आपको पहले
सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद देन आपको मीडियम देन हार्ड, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे कि उसको जितना आप मैक्सिमम कर पाएंगे उनको आपको मैक्सिमाइज करना है। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको टेस्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल गया आपके मॉक टेस्ट में कि कुछ नया ही मिल गया, नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले कभी मैंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो ये जरूर आप अपने नोट्स में ऐड करें। ये रिवीजन के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही होंगे। और पेपर अटेम्प्ट करते समय ज़रूरी होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कठिन लग रहा है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में हम 5 मिनट दे देते हैं, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब 5 मिनट तो दे दिए, थोड़ा और समय दे देता हूँ शायद हो जाए। पर ऐसे क्वेश्चंस को शुरू के 1-2 मिनट में ना हो तो छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। जब अगर सारे क्वेश्चन सारे इजी क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद रिविजिट कर लो उस क्वेश्चन को, पर एक ही क्वेश्चन में 5-10 मिनट तक लगे रहना, टाइम वेस्ट करना, वो सही नहीं है। करेक्ट। तो अब रिवीजन और टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। देखो टाइम टेबल का तो ऐसा है, अगर अब भी तुम एक परफेक्ट टाइम टेबल, एक परफेक्ट प्लान खोज रहे हो कि मैं सुबह इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूं, फिर दोपहर में इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूं, तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये आखिरी का समय, लास्ट का समय, इसमें पूरे दिन पढ़ना चालू कर दो और घंटों में मत गिनो अपने पढ़ाई को कि मैंने आज 3 घंटे पढ़े, या अपने टारगेट्स ऐसे मत रखो कि मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा। टारगेट्स को हमेशा चैप्टर्स के टर्म्स में रखो कि आज मुझे ये चैप्टर निपटाना है, इस चैप्टर का रिवीजन करना है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे टारगेट्स रखा करो, घंटों में टारगेट्स मत रखा करो। सो अब हम अपने टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि अब हमको कैसे बनाना है। सो पहले तो आपको अपना रिवीजन प्लान करना होगा कि जो आपने टॉपिक्स आपने कर रखे हैं डिसेंट अमाउंट, उसको आपको कि हर दिन आपको कि एक चैप्टर, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री का इस दिन ये चैप्टर करना है, फिजिक्स मैथ्स का एक दिन ये चैप्टर करना है। ये आप अपना नवंबर से दिसंबर तक अराउंड आप बना लीजिए प्लान पूरा, और उसके साथ साथ जो आप नया पढ़ रहे हैं उनको भी करना है। और जो अगर ये सब आपका हो रहा है, तब टाइम बच रहा है आपका, तो आप अपने जो प्रीवियस बैकलॉग्स हैं वो भी कवर करिए। और आपका जो वेटेज का ऑर्डर है उसको आप ध्यान में रखिए कि आपको कौन सा ज्यादा करना है, और आपको मेन आपका एनसीईआरटी ही है, वही आपको ऐसा मेन रेफरेंस यूज करना है। चैप्टर वाइज रिवीजन में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो बहुत पूछे गए हैं, जिसका वेटेज ज्यादा है, जो हार्ड टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं, जो लेंथी है, आप उसकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े। एनसीईआरटी से सीधा सवाल, ऐसे थियोरेटिकल सवाल सीधा उठ के आ जाता है जेईई मेंस के पेपर में। फिजिक्स केमिस्ट्री में मोस्टली होता है, और मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस से ही आपको स्किल सेट बढ़ेगा। तो और जो छोटे चैप्टर्स है जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जिसमें मोस्टली, वो आप अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स बहुत यूजफुल होते हैं ये मामले में। और शॉर्ट नोट्स का तो मैं इतनी बार लाइव स्ट्रीम में बार बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर इस समय पर जब तुम्हें क्विक रिवीजन करना होता है। यार अगर शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, तुम बार अपने लॉन्ग नोट्स को रेफर करोगे, या फिर किसी बुक को रेफर करोगे, या फिर अपने लेक्चर्स को रेफर करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें रिवीजन करने के लिए। किसी भी प्रॉब्लम में अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है किसी चैप्टर से रिलेटेड, तो शॉर्ट नोट्स देख के क्विक रिवीजन करके तुम आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस समय पे। शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई थी कुछ समय पहले, तो अगर शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स हैं तुम्हें, तो तुम उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। बाकी अब प्रैक्टिस के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब जो हम चैप्टर्स छूट गए हैं हमारे, या फिर जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो अब आपको जो एनसीईआरटी है वो एज अ मेन रेफरेंस यूज करनी है, और जो आप अभी एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, जो भी साइड बुक्स वगैरह कर रहे हैं, आपको उन्हीं पे स्टक करना है। जो आपको किसी और के फोमो में नहीं आना कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं आपको उसको और इम्प्रूव करना है, भाई उसी को आपको और ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है। बाकी प्रैक्टिस में मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि जितने भी आप क्वेश्चन करो उन्हें अच्छे से करो, क्वांटिटी के ऊपर आप क्वालिटी को प्रेफर करो, और ईमानदारी से सॉल्व किया करो हर एक क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया और हो गया, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से सॉल्व होना चाहिए। और जो फोमो वाला पॉइंट देशांग ने बोला, वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी बार फोमो में आ जाते हैं कि मेरे दोस्त इतने सारी बुक्स सॉल्व कर रहे हैं, मैं कोई भी बुक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पीछे रह जाऊँगा। और फोमो में आके कठिन वाली बुक्स या जो फेमस बुक्स हैं उनको उठा के सॉल्व करने लगते हैं। तो ऐसा मत करो। जो मटेरियल तुम अभी तक फॉलो करते आए हो, चाहे वो तुम्हारा कोचिंग मॉड्यूल हो या फिर कोई बुक हो, जो भी तुमने अभी तक फॉलो की है उसी पर स्टिक रहो। अभी नए एक्सपेरिमेंट्स मत करो, नए मटेरियल्स को मत छुओ। फोमो में आके तो खासकर किसी बुक को सॉल्व करना स्टार्ट मत करना। बाकी यही कुछ टिप्स थी प्रैक्टिस वगैरह से रिलेटेड। सो गाइस, दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ, और इसके बाद आपकी कॉलेज की लाइफ काफ़ी रंगीन हो जाएगी। हाँ, अभी अगर इस समय तुम मेहनत कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जब तुम अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होगे तब तुम्हें रिग्रेट भी नहीं होगा कि यार मैं पहले मेहनत कर लेता तो शायद अब और अच्छे कॉलेज में होता और अच्छी मेरी कॉलेज लाइफ होती। क्या मतलब कॉलेज लाइफ एक्सपेक्टेशन से कम है? नहीं, ये सारी बातें अभी डिस्कस नहीं करनी है। ये जब तुम कॉलेज में आ जाओगे उसके बाद ये सब डिस्कस करेंगे, मेन से एडवांस होने के बाद।
और बाकी इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। बाकी तुम्हारे अगर कुछ डाउट्स अनआंसर्ड रह गए हो इस वीडियो में तो कमेंट्स में डाल देना। बाकी ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं। अभी हमारे एंड सेम्स चल रहे हैं थोड़े से, तो इसीलिए हम थोड़ा बिजी हैं। एंड सेम्स खत्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंटेंट तुम्हारे लिए आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऑल द बेस्ट गाइस। चलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।